कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं, आप टाइटल देख रहे हैं MPPSC मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आपको पता है कि 28 जनवरी 2024 को होगी और इस हमारे यहाँ बैच चल रहा है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शरद जोशी के व्यंग। वैसे जो आपके MPPSC के पाठ्यक्रम में है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है वो इकाई 9 और 10 है। इकाई 9 और 10 है, जिससे लोग ढूंढते हैं, नहीं पाते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। उस पर भी एक वीडियो पब्लिश है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक साहित्य और संस्कृति का पार्ट 1 पब्लिश किया गया है। इसके अलावा इकाई 9 में जो मध्य प्रदेश के साहित्यकार हैं, उनकी जो कविताएं हैं वो सब कराई जा चुकी हैं। नया बैच इस समय स्टार्ट है। अगर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे इस नंबर पर 8052584004 पर संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो पब्लिश है। जो हमारे पेड मेंबर्स होते हैं, डेली उनको वीडियो लेक्चर दिया जाता है और ये वीडियो पब्लिश है, आप सभी लोगों के लिए है। आप सभी लोग देख रहे हैं। जो नए लोग हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो पब्लिश किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शरद जोशी के व्यंग। सबसे पहले बात करेंगे शरद जोशी की। इनका जन्म उज्जैन में हुआ 21 मई 1931 को। ये प्रमुख व्यंग्यकार हैं। इनका देहांत 5 सितंबर 1991 में हुआ। ये कहानी विधा, उपन्यास विधा, नाटक, धारावाहिक सभी विधाओं में इन्होंने काम किया है। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। इनका पहला व्यंग्य संग्रह जो था वो है परिक्रमा, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ। प्रथम कौन सा है ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप जरूर ध्यान रखें। परिक्रमा पहला कौन सा है, तो प्रथम जरूर पूछा जाता है, इसलिए जो प्रथम है इस प्रथम को जरूर ध्यान रखें। प्रथम जो दिया गया है इसे ध्यान रखिएगा, परिक्रमा। इसके बाद किसी बहाने व्यंग्य संग्रह, जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, यथासंभव, यथा समय, यत्र तत्र सर्वत्र, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नाव के तीर, मुद्रिका रहस, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट, हमारे झरता नीम शाश्वत थीम, जादू की सरकार, पिछले दिनों, राग भोपाली, नदी में खड़ा कभी, घाव करे गंभीर, तिलिस्म, ये सब आप देखेंगे तो शरद जोशी की रचनाएं हैं, शरद जोशी के व्यंग्य हैं। शरद जोशी की ये जो व्यंग्य है, निबंध है, हो सकता है कि कभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ लिया जाए। अगर प्रकाशन वर्ष के अनुसार कभी पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। जीप जो महत्वपूर्ण है वो करा दे रहे हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ लिख लीजिए 1971। कॉपी पेन लेकर बैठिए, जब भी हमारी क्लास में बैठिए, जब भी लेक्चर देखने बैठिए तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि PDF में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लिखाई जाती हैं, उसे ज़रूर लिखते चलें। जीप पर सवार इल्लियाँ, अभी जीप पर सवार इल्लियाँ की बात हम लोग करेंगे, जिसमें आप देखेंगे सरकारी जो अफसरशाही है, उस अफसरशाही में बेचारा गरीब किसान पिसता है। वैसे गरीब की पीड़ा के बारे में तो इन्होंने कहा है शरद जोशी ने कि प्रेम की पीड़ा गहरी होती है, पर गरीब की पीड़ा उससे भी गहरी होती है। गौर करिएगा, शरद जोशी ने कहा है कि प्रेम की पीड़ा गहरी होती है, पर गरीब की पीड़ा उससे भी गहरी होती है। तो आपने लिख लिया जीप पर सवार इल्लियाँ 1971, हम भ्रष्ट के भ्रष्टन हमारे, लिख लीजिए, ये भी 1971 में है। 1971 में ये भी है। किसी बहाने ये भी लिख लीजिए 1971 में है। रहा किनारे बैठ का प्रकाशन वर्ष लिख लीजिए 1972। 1972। तिलस्म का लिख लीजिए 1973। दूसरी सतह का लिख लीजिए 1975। यत्र तत्र सर्वत्र का भी लिख लीजिए
यत्र तत्र सर्वत्र, ये जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2000, यत्र तत्र सर्वत्र। खैर इसके बारे में अभी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रचनाएं देखते हैं। जैसे व्यंग नाटक अंधों का हाथी, एक था गधा उर्फ अलादाद खां। उपन्यास मैं और केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। फिल्मी संवाद जो इनके द्वारा लिखा गया है वह क्षितिज है, गोधूली है, उत्सव है, उड़ान है, चोरनी है, सांच को आँच नहीं, दिल है कि मानता नहीं, छोटी सी बात, ये सब व्यंग इनके द्वारा लिखा गया है। वैसे यहाँ पर शरद जोशी ने जो टेलीविज़न धारावाहिक में काम किया है उस पर लिखा है, लेकिन इन्होंने कहा है कि लेखन मेरा निजी उद्देश्य है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसका कथन है कि लेखन मेरा निजी उद्देश्य है। लेखन मेरा निजी उद्देश्य है, ये कहा गया है शरद जोशी के द्वारा। तो टेलीविज़न धारावाहिक में जो उन्होंने लिखा है, यह जो है जिंदगी, मालगुड़ी डेज, विक्रम और बैताल, यह दुनिया गजब की, देवी जी, सिंहासन बतीसी, वाह जनाब, दाने अनार के, लापतागंज, प्याले में तूफान। तो ये टेलीविज़न धारावाहिक में इन्होंने लिखा। वैसे इनकी जो रचनाएं होती थी, इनके जो व्यंग होते थे वो कहाँ पर प्रकाशित होते थे? इनके जो भी व्यंग हैं वो व्यंग कहाँ प्रकाशित होते थे? इंदौर से निकलने वाली पत्रिका या इंदौर से निकलने वाला अखबार, आप कहिए नई दुनिया अखबार जो इंदौर से निकलता था, जिसमें एक कॉलम होता था। उस कॉलम में इनकी रचनाएं निकलती थी और उस कॉलम का नाम था परिक्रमा। और उसी परिक्रमा शीर्षक जो कॉलम था, उसी के नाम पर इनका पहला संग्रह भी है, परिक्रमा। और उस संग्रह में कुल कितनी रचनाएं संकलित हैं, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। नई दुनिया के अलावा नवभारत टाइम्स में भी दैनिक कॉलम था। उस दैनिक कॉलम में भी इनका व्यंग प्रकाशित होता था। तो परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि शरद जोशी के कौन कौन से व्यंग हैं। शरद जोशी के जो व्यंग किन किन पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे या किन कॉलमों में प्रकाशित होते थे? तो परिक्रमा और दैनिक। अखबार का नाम पूछा जाए तो नई दुनिया और नवभारत टाइम्स। अब इनके कुछ व्यंग हैं, जैसे बात करेंगे 1968 से लेकर 1968, 1969 के वह दिन, ये इनका व्यंग है। इस व्यंग में उन्होंने रुपए के बढ़ते मूल्यों को दर्शाया है और महंगाई पर व्यंग किया है। कहते हैं आज इतनी महंगाई है, इससे पहले तो हम देखें पहले का ही समय था, निश्चय ही आज की तुलना में तब का भारत सचमुच स्वर्ग था। तो ये गरीबी पर व्यंग किया गया है। ये मूल्यों के रुपयों का जो मूल्य है जो बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू जो बढ़ रही है, इस पर इन्होंने राजनीतिक व्यंग भी किया है। कहा है कि राजनीति के चरित्र में एक ही खूबी है कि उसका कोई चरित्र नहीं होता, उसका कोई चरित्र नहीं होता। लोकायुक्त की बात करें तो लोकायुक्त इनका जो व्यंग है, जिसमें इस व्यंग में इन्होंने लोकायुक्त के माध्यम से सरकार पर व्यंग किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अब ये आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि लोकायुक्त में या लोकायुक्त व्यंग में शरद जोशी ने किस मुख्यमंत्री की बात की है? तो मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और लोकायुक्त की कार्यशैली पर व्यंग किया गया। कहते हैं कि मुख्यमंत्री के जेब में लोकायुक्त होता है, यानी लोकायुक्त जो होता है वो मुख्यमंत्री के अंडर में काम करता है। भले ही उसे अलग पद दे दिया गया, अलग स्वतंत्र अधिकार दे दिया गया है, किसी की भी जांच कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है, व्यंग किया गया है कि मुख्यमंत्री के जेब में होता है। खैर, ये तो अफसरशाही है, जो अफसर हैं। कहा गया है शरद जोशी के द्वारा कि जनता प्रजातंत्र की माँ है तो अफसर उसका बाप।
लिखना चाहे तो लिख लें। जनता प्रजातंत्र की माँ है, जनता प्रजातंत्र की माँ है, तो अफसर उसका बाप, तो अफसर उसका बाप। ये कहा गया है शरद जोशी के द्वारा। आगे देखें, रेल यात्रा, जो व्यंग इनका है रेल यात्रा में, इन्होंने कहा कि इसमें रेलगाड़ी की लेट लतीफ़ी और रेल मंत्री की सफाई पर व्यंग किया गया है। ये भी बताया गया है कि इसमें आम लोगों को कोई खास खुशी नहीं है, और कहते हैं कि ऐसा नहीं कि रेल अगर प्रारंभ हो गया, रेल सेवा अगर हमारे यहाँ चल रही है तो इससे कोई खास खुशी है, कोई खास खुशी नहीं है, क्योंकि जो हालत भारत के लोगों की पहले थी वो आज है, और किस तरीके से वर्तमान रेल की दुर्दशा है उसके बारे में इन्होंने कहा है कि मान लिया, उदाहरण देते हैं, कहते मान लिया कि अगर आपके पिता का देहांत हो गया, आप कहीं बाहर हैं और जाना चाहते हैं, रेल ठसाठस भरी हुई है, आपको तत्काल में टिकट नहीं मिल रहा है, आप जाकर घुस जा रहे हैं किसी तरीके से, कोई इधर से धक्का मुक्की कर रहा है, कोई उधर से धक्का मुक्की कर रहा है, लेकिन जो बड़ी पीड़ा है कि बाप का देहांत हो गया है, उस बड़ी पीड़ा के आगे ये जो छोटी पीड़ाएं हैं, लोगों की धक्का मुक्की है, लोगों की गालियां खाना है, उल्टी सीधी बातें सुनना है, ये सब नगण्य जान पड़ती हैं। तो इस तरीके से दुर्दशा के बारे में उन्होंने बताया है। कहते हैं मनुष्य जब वर्तमान में पीड़ित होता है तो उसे अतीत की याद ही आती है। मनुष्य जब वर्तमान से पीड़ित होता है तो उसे अतीत की याद आ ही जाती है। जाहिर सी बात है, अगर आप वर्तमान में कोई ऐसी घटना हो रही है और अगर उसी तरीके से आपके साथ कहीं ऐसा कभी कुछ हुआ है, तो वर्तमान में अगर आप पीड़ित हैं तो अतीत की याद आना स्वाभाविक है आपको भी। जैसे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, ठीक उसी तरीके की कहानी है यहाँ पर भी। जैसा कि शरद जोशी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। अगर हम भगवान से जोड़कर देखें तो भी यही होता है कि जब विपत्ति आती है तभी अतीत की ओर भागते हैं, भगवान की तरफ भागते हैं, अपने अतीत इतिहास की ओर भागते हैं। तो शरद जोशी ने ठीक कहा है कि मनुष्य जब वर्तमान से पीड़ित होता है तो उसे अतीत की याद आ ही जाती है। तो यहाँ पर रेल यात्रा में इन्होंने कहा दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। ये रेलें, ये हवाई यात्रा, ये सब विदेशी हैं, ये ना हमारा चरित्र बदल सकती हैं और ना ही हमारा भाग्य बदल सकती हैं। न चरित्र बदल सकती हैं और न भाग्य। वैसे भाग्यवादी तो भारतवासी जितने हैं, हम सभी जितने लोग हैं भाग्यवासी हैं ही हैं, और भाग्यवासी हैं। पुनर्जन्म की बात करेंगे, भाग्यवादी हैं। पुनर्जन्म की बात करेंगे हम लोग, पुनर्जन्म की बात आता है तो इस पर भी उन्होंने कहा है कि भारतीयों को वही व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो कि इस जन्म नहीं दे पाएंगे तो अगले जन्म इनसे ले लेंगे, है ना। भारतीयों को वही व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। अतिथि तुम कब जाओगे, ये जो व्यंग है, इस व्यंग में मेहमान जब आते हैं, पहले दिन आते हैं तो खुशी होती है, फिर अगले दिन वो रुकते हैं या 2 दिन या 3 दिन रुकते हैं, तो उस प्रक्रिया को इन्होंने अतिथि के ऊपर कि अतिथि तुम कब जाओगे उस पर व्यंग किया है, यानी अतिथि के अधिक दिन रुकने पर व्यंग किया गया है। यानी यहाँ पर कहा जाता है कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वह मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। ये इसी व्यंग में कहा गया है। अतिथि तुम कब जाओ में उन्होंने कहा है कि अतिथि केवल देवता नहीं होता। ये जो कोटेशन आपको बता रहे हैं इसको ज़रूर ध्यान रखिए, कहाँ कहाँ से दिया गया है, किस में पूछा गया है, किसका है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो भाई शरद जोशी के इतने सारे व्यंग हैं, कितने व्यंग आप पूरा पढ़ेंगे, इसलिए जो महत्वपूर्ण कथन है वो पूछे जा सकते हैं, या शरद जोशी का व्यंग कौन सा है वो पूछा जा सकता है, या जो महत्वपूर्ण व्यंग है उनके कथन या उनकी विषय वस्तु पूछी जा सकती है। तो इसीलिए जो महत्वपूर्ण है वो आपको बताते चल रहे हैं। अतिथि तुम कब जाओ में तुम जाओगे में उन्होंने कहा कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वो मनुष्य और कई बार राक्षस भी होता है। इसके बाद आगे व्यंग पर बात करते हैं, जिसके हम मामा हैं।
ये एक व्यंग्यात्मक कहानी इन्होंने सुनाया है कि एक व्यक्ति है जो बनारस जाता है और जैसे ही बनारस पहुंचता है वैसे ही एक लड़का पास लग जाता है और कहता है मामा जी मामा जी। मामा कहने लगता है, कहते हैं मुन्ना मैंने पहचाना नहीं, कह रहा आप तो मेरे मामा जी हैं, खैर बहुत दिनों के बाद आए हैं। मतलब एक लड़का इनका पीछा करता है और फिर साथ साथ में रहता है, पूरे मेले में इनके साथ घूमता है। और जब ये स्नान करने के लिए डुबकी लगाते हैं तो इनका सारा सामान और रुपया पैसा लेकर वो रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। ठीक इसी तरीके से इन्होंने वर्तमान की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी के समान बताया गया, जैसे उस मुन्ना को बताया गया कि आम जनता जैसे गंगा में डुबकी लगाने जाती है तो कोई मुन्ना आकर उसके कपड़े और सामान लेकर भाग जाता है, वैसे ही पार्टी के उम्मीदवार कहते हैं, अरे काका आप हमें पहचानते नहीं क्या? भाई वोट मांगने जाते हैं तो गांव में लग रहा है कि कितने पुराने परिचित हैं ये लोगों के, जो उम्मीदवार होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वो लग रहा है कितने पुराने हैं, कितने परिचित हैं। इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन जब वोट मिल जाता है, वोट ले लेते हैं तो दोबारा उस जगह पर नहीं जाते हैं, वहाँ का विकास कार्य नहीं करते हैं, लोगों को पहचानना भूल जाते हैं। तो कुछ इसी पर व्यंग्य किया गया कि जिसके हम मामा हैं। कहते हैं फिर जैसे ही हम लोग प्रजातंत्र की गंगा में डुबकी लगाते हैं वो हमारे वोट लेकर गायब हो जाते हैं। समस्याओं के घाट पर हम तौलिया लपेटे खड़े रहते हैं। यानी चरित्रवान व्यक्ति इस देश के प्रजातंत्र में वोटर से अधिक कुछ नहीं हो सकता। जो चरित्रवान है, चरित्रवान व्यक्ति क्या है, इस देश के प्रजातंत्र में वोटर से अधिक और कुछ नहीं हो सकता चरित्रवान व्यक्ति। लेकिन कहा गया है कि यहाँ पर जो ये प्रत्याशी हैं, प्रजातंत्र के जो ये प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं, तो ये प्रजातंत्र देश की आत्मा हो या ना हो, लेकिन नेता अवश्य परमात्मा है। प्रजातंत्र देश की आत्मा हो या ना हो, लेकिन जो नेता हैं ये अवश्य परमात्मा है। और अगर इनके पास जाइए, अगर ये जीत भी गए और उस जगह का काम नहीं कर रहे हैं, इनके पास अगर भी जाइए भी, वोट लेने के समय जो काका ये कहते हैं, पहचानते हैं, लग रहा है पुराने परिचित हैं, तो सिर्फ आश्वासन देकर टाल देते हैं। यानी बड़े लोगों का काम ना करने का तरीका तो यही है कि वह आश्वासन देकर टाल देते हैं। और एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सुना होगा आप सभी लोगों ने, जितने लोग लेक्चर देख रहे हैं सभी ने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लेकिन शरद जोशी ने कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी जरूर है, तो यह भी विश्वास रखो कि आलस आविष्कार का बाप है। शरद जोशी ने व्यंग्य किया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो आलस आविष्कार का बाप है। खैर आगे बढ़ते हैं। आलोचना और व्यंग्य नामक शीर्षक आलोचना व्यंग्य में इन्होंने लेखक और आलोचकों पर व्यंग्य किया है। लेखक और आलोचकों पर व्यंग्य किया है। कहते हैं लेखक विद्वान हो न हो, आलोचक सदैव विद्वान होता है। आलोचना व्यंग्य में उन्होंने कहा है कि लेखक विद्वान ना हो, आलोचक सदैव विद्वान होता है। और इसी आलोचना में कहते हैं कि जो लोग लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, कहते हैं यह निश्चित है, अगर कल्पना करते हैं तो यह निश्चित है कि अगर छत से पानी नहीं चू रहा तो लिखने के लिए बरसात से प्यारा वक्त कोई नहीं होता। एक भूतपूर्व मंत्री से मुलाकात। कहते हैं कि एक भूतपूर्व मंत्री थे, उनके पास जाते हैं, उनके यहाँ मुलाकात करने जब जाते हैं तो उनका लड़का भैंस का दूध दो रहा होता है। देख कर लगा कि वर्तमान की पीढ़ी देखिए किस तरीके से भैंस का दूध दो रही है वर्तमान पीढ़ी। और फिर इसी पर
वो कहता है कौन है, कहाँ से आए हैं, लग रहा है कोई विरोधी पार्टी के होंगे, विपक्षी पार्टी के होंगे। और फिर मंत्री जी को संदेशा जाता है, उनसे मुलाकात होती है और इसी पर उन्होंने व्यंग किया है कि जब मंत्री से मिलते हैं फिर व्यंग करते हैं कि जो भी मंत्री रहे, जो भी सरकारी पद पर रहे हैं, उस पद पर रहते हुए उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों, अपने खानदान के लोगों को नौकरी दिलाने का काम किया है, संपत्ति अर्जित करने की काम की है। इसी पर व्यंग किया गया है एक भूतपूर्व मंत्री से मुलाकात में। और कहते हैं कि पद का सम्मान मनुष्य से अधिक होने लगा, गहनों का सम्मान शरीर से अधिक, बदन सस्ता और कपड़े महंगे हो गए। ये कहा गया है शरद जोशी के द्वारा कि पद का सम्मान मनुष्य से अधिक होने लगा, गहनों का सम्मान शरीर से अधिक, बदन सस्ता और कपड़े महंगे हो गए। बहुत अच्छे अच्छे व्यंग किए गए हैं शरद जोशी के द्वारा। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यंग बताया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, इस पर जरूर ध्यान दें आप लोग। इसके अलावा इनकी कुछ लघु कथाएं हैं, जैसे क्रमशः प्रगति, लक्ष्य की रक्षा, कला और प्रतिबद्धता, शेर की गुफा में न्याय, बुद्धिजीवियों का दायित्व, ये इनकी लघु कथाएं हैं। पानी की समस्या व्यंग, पानी की समस्या व्यंग में इन्होंने ये बताया है कि किसी भी प्रदेश में पानी की अगर समस्या है तो हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री से नहीं पूछते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी सीधे टेलीविज़न पर प्रसारण होता है, लोगों से सीधे बात करते हैं, वहाँ की समस्याएं सुनते हैं। पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, तो कुछ इस तरीके से व्यंग किया गया है, यानी सरकार पर व्यंग किया गया है। और कहते हैं यहाँ पर जो भी बजट है वो बजट दिया जाएगा और इस बजट से काम होगा, लेकिन देश का आधा बजट तो सरकारी अफसरों के पेट में जाता है। और अगर कोई भी चीज़ करना हो, कोई भी काम आपको करना है, तो उसके लिए जो घूसखोरी है उस पर भी व्यंग किया गया है कि कई बार लगता है इस संसार में आकर जन्म केवल सामान खरीदने के लिए हुआ है। और इस कहते हैं कि इस संसार में राह कोई नहीं बताता, सब लक्ष्य पूछते हैं जो उनका नहीं है। और जो हुकूमत है, जो सरकार है, हुकूमत का पहला वसूल तो यह है कि आम आदमी को बेवकूफ़ बनाए रखो। पूरी राजनीति का निचोड़ है, यह निचोड़ मंत्र है, यह महामंत्र कि आम आदमी को बेवकूफ़ बनाए रखो। ये शरद जोशी ने व्यंग किया है, कहा है अथ श्री गणेशाय नमः। ये जो व्यंग है, इस व्यंग में गरीबी पर और लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों के विचारों पर व्यंग किया गया है। आप देखेंगे उन्होंने कहा है कि जनता को कष्ट होता है, मगर ऐसे में नेतृत्व चमक कर ऊपर उठता है, अफसर प्रमोशन पाते हैं और सहायता समितियां चंदे रुपए बटोरते हैं। अकाल हो या दंगा, अंततः नेता, अफसर और समितियां ही लाभ में रहते हैं। और ये सारी चीजें अफसरों के द्वारा सिर्फ थोथा आश्वासन दिया जाता है। बंगला फिल्म की बात जब उन्होंने की, यह बंगला फिल्म, इस व्यंग में उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की बात की, उनके फिल्मों में काम करने की बात की, उसमें जो अश्लीलता है उसमें बात की। वैसे चाहे वो बंगला फिल्म हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे वो हिंदी साहित्य हो, हर जगह आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी व्यंग की तीर चलाई। हिंदी साहित्य के बारे में उन्होंने कहा है कि हिंदी में लोकप्रिय होना अपराध है और मैं पुराना अपराधी हूँ। हिंदी में लोकप्रिय होना अपराध है, मैं पुराना अपराधी हूँ। ऐसे परीक्षा में दिया जा सकता है कि हिंदी में लोकप्रिय होना अपराध है, मैं पुराना अपराधी हूँ। कथन किसका है? तो शरद जोशी का है। इनकी अन्य रचनाओं में देखेंगे 2 लघु उपन्यास हैं।
पूतों वाली कौन है? शिवानी, पूतों वाली शिवानी। बदला ये लघु उपन्यास है। कहानियाँ, श्राप, लिखूं, मेरा भाई, ये इनकी कहानियाँ हैं। यथासंभव में संकलित व्यंग जो हैं, यथासंभव में संकलित कुल 100 व्यंग हैं। अब आप कहेंगे सर 100 व्यंग हैं यथासंभव में, ये 100 व्यंग हमको कहाँ मिलेंगे? आपने पहला बता दिया श्री गणेशाय नमः, अंतिम बता दिया कवि, अप्सर और चिड़िया। ये 100 व्यंग कहाँ मिलेंगे? तो 100 व्यंग आपको इसी पीडीएफ में मिलेंगे, अभी लास्ट में आपको बताते हैं। और 100 व्यंग कौन कौन से हैं, लेकिन पहला और अंतिम जान लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पहला व्यंग इनका कौन सा है। अन्य व्यंग की अगर बात करें तो अन्य व्यंग में आप देखेंगे धरती रोई, पत्थर वाला, प्रेम का बलिदान, नई मस्जिद, लाजवंती, देव मंदिर के लिए भूमि, विशाखा की अर्थी, ध्यान रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशाखा की अर्थी, बेगम और कुरान, शेख तकी। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण हैं, जोई राम सोई रहीम, जोई कृष्ण सोई करीम, सत्य का चमत्कार, ये भी ध्यान रखिएगा। अरण्या, प्रायश्चित तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायश्चित कहानी आप लोग जानते होंगे बहुचर्चित कहानी है, लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा कि प्रायश्चित व्यंग किसका है, प्रायश्चित व्यंग किसका है, या प्रायश्चित शीर्षक रचना किसकी है, जिसमें शरद जोशी का नाम होगा। बाकी जो कहानीकार हैं जिन्होंने प्रायश्चित शीर्षक कहानी लिखा वह नाम आपको नहीं मिलेगा। फूल एक ही किससे जुदा जुदा है, भोला भगत का मंदिर, चंदन, चौकीदार। जीप पर सवार इल्लियाँ, जीप पर सवार जो इल्लियाँ हैं ये आप देखेंगे आपके एमपी में लोअर क्लास के पाठ्यक्रम में है, इसलिए जीप पर सवार इल्लियाँ के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे जरूर ध्यान रखें। जीप पर सवार इल्लियाँ संग्रह भी है, उस संग्रह में कुल कितने हैं अभी उसकी भी बात करेंगे, और आपको देंगे भी कि इस संग्रह में कौन कौन से व्यंग संकलित हैं। इसमें चने के उदाहरण देकर सरकारी कामकाज और झूठी अखबारबाजी पर व्यंग किया गया है। इसमें इला के 2 अर्थ बताया गया, एक इनके मित्र इला का अर्थ पृथ्वी जो बताते हैं उसका जिक्र उन्होंने किया, और दूसरा फसल को नष्ट करने वाली इल्लियाँ। लेकिन कहती है मेरी छोटी लड़की पढ़ी और फिर उसने कहा कि इल्ली से तितलियाँ बनती हैं। फिर मेरे मन में सवाल कौन था कि फिर आखिर तितलियाँ फसल को नष्ट कहाँ करती हैं। खैर बहुत सारे सरकारी अफसर आए, उनके साथ जीप पर सवार मैं भी होकर जा रहा था, और फिर जब किसान के खेत में पहुंचा वहाँ पर पूछा जा रहा है कि इल्लियाँ हैं या नहीं हैं। कहता है हमारे खेत में सरकार या हुजूर इल्लियाँ नहीं हैं। कहता नहीं थी तो पहले, यानी इल्लियों के नाम पर सरकारी अफसरों के द्वारा जो सरकारी कोष से पैसे आते हैं उसको खा जाना, यही कहा गया है कि अफसरों को वर्तमान की इल्लियाँ कहा गया है। यानी बेचारा गरीब किसान पिसता रहता है और उसके नाम पर सरकारी अफसर खाते रहते हैं। यानी यहाँ का जो तंत्र है, कहा गया है कि तंत्र जब अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक और चेहरा उत्पन्न करता है, उस पर वह सब कैसे आस्था रख सकते हैं जो तंत्र के चरित्र और स्वभाव से परिचित हैं। तो ये कहा गया है। कई बार कहते हैं शरद जोशी की, कई बार तो मुझे ये भ्रम हो जाता है कि देश प्रगति कर रहा है, या कई बार भ्रम हो जाता है कि हम, ये भ्रम नहीं है, वाकई कर रहा है। और जो शासन के द्वारा ये किया जा रहा है, जो अफसरों के द्वारा ये किया जा रहा है, अगर ये गरीब करे तो अत्याचार है, गरीब करे तो गैरकानूनी है, लेकिन अगर अफसर और सरकारी तंत्र के द्वारा किया जाता है, चाहे वो हिंसा हो, जो भी हो, तो वो संवैधानिक बन जाता है। इसी पर कहा है कि शासन की हिंसा संवैधानिक बन जाती है। शरद जोशी ने कहा है कि शासन की हिंसा संवैधानिक बन जाती है।
इसके बाद देखते हैं राह किनारे बैठ व्यंग्य संग्रह। इस संग्रह में 28 व्यंग्य संकलित है, जिसमें प्रथम व्यंग्य है झरता नीम शाश्वत थीम, अंतिम पराये पत्रों की सुगंध। अब यहाँ पर झरता नीम शाश्वत थीम पहला और अंतिम है पराये पत्रों की सुगंध। कुल 28 व्यंग्य है। 28 व्यंग्य कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पाठ्यक्रम में तो दे दिया है शरद जोशी के व्यंग्य। अब शरद जोशी के व्यंग्य एक दो तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वही कराया जा रहा है। अब इसके बाद यत्र तत्र सर्वत्र में कौन कौन से व्यंग्य हैं, तो मिड डे मील है, मिड डे मील है, यत्र तत्र सर्वत्र है, हमाम में सभी, मुठभेड़, वृक्षारोपण, खेती, आंकड़ों की, गरीबी दूर करो, हड़ताल, शहादत, मुक्ति, भाईचारा, तो ये सब इसमें व्यंग्य संकलित है। क्रम से पूछा जा सकता है कि यत्र तत्र सर्वत्र में संकलित व्यंग्यों का क्रम क्या होगा, जिनमें से पहला ध्यान रखना मिड डे मील, दूसरा ध्यान रखना यत्र तत्र सर्वत्र, और अंतिम जरूर ध्यान रखना भाईचारा, क्योंकि पहला दूसरा रहता है, बाकी उसके बाद अंतिम रहता है और बीच का कोई एक दे दिया जाता है। तो ये प्रश्न पूछने का पैटर्न होता है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं किस तरीके से बनते हैं। खैर मिड डे मील में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से घोटालेबाजी हो रही है, गरीबी दूर करने की बात हो रही है, गरीबी दूर करो का नारा दिया जा रहा है, लेकिन ये सब राजनीति है। राजनीति में शर्मिंदा होने का रिवाज नहीं रहा। शरद जोशी कहते हैं कि राजनीति में शर्मिंदा होने का रिवाज नहीं रहा। आजकल राजनीति में कोई शर्मिंदा होता भी है तो दूसरों के लिए नहीं, या दूसरों के कृत्य से नहीं, शरद जोशी ने कहा है कि राजनीति में शर्मिंदा होने का रिवाज नहीं रहा। आजकल राजनीति में कोई शर्मिंदा होता भी है तो दूसरों के कृत्य के लिए, खुद के कृत्य पर कभी शर्मिंदा नहीं होता है। तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसे खेती आंकड़ों की अगर बात करें तो सरकारी अफसरों के द्वारा केवल कागजी कार्रवाई की जाती है। स्थानीय जो नेता है, अगर वृक्षारोपण होता है तो केवल कागज पूर्ति, खाना पूर्ति होती है। इसीलिए स्थानीय नेता को व्यंग्य में स्थानीय नेता को शरद जोशी ने बगुला कहा है, बगुले के समान बताया है। शरद जोशी कहते हैं कि यदि आप बगुले को गौर से देखो, स्थानीय नेता सा लगता है, शिकार पर नजर रखे विनय की प्रतिमूर्ति, ऊपर से धीर गंभीर, अंदर से महाचालू और चालाक। इसके बाद अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रचनाएं मैंने आपको बताया कि यथासंभव, यहाँ पर आप देखें ये सारे इसमें संकलित हैं। यथासंभव में आप खुद देख लें। सबसे पहले यथासंभव में श्री गणेशाय नमः पहला है। भैसन माह रहत निज बकुला, जैसे स्वान कांच मंदिर में, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। बाद में ये अलग संग्रह भी हुआ है, बाद में ये अलग इस शीर्षक से संग्रह भी हुआ है, लेकिन सबसे पहले ये किस में संकलित था वो आप देखें, यथासंभव में संकलित था। संत सीकर में बड़े व्यस्त हैं। संतन को कहा सीकर सो काम, उसकी बात नहीं हो रही है, संत सीकरी में व्यस्त है। बस स्टैंड का भिखारी, सरकार का जादू, सरकार का जादू भी देखेंगे आप, संग्रह बाद में जो इसी शीर्षक से हुआ है। घास पर खेलते अल्सेशियन, जीप पर सवार इल्लियाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अलग संग्रह है, लेकिन सबसे पहले यथासंभव में ये संकलित किया गया। एक अंतहीन प्रदर्शनी, विल्लियों का अर्थशास्त्र। तो आप देखें ये PDF आपको भेज देंगे, इसमें जो दिए गए हैं वो सारे के सारे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 65, 66, यानी टोटल यहाँ पर जो 100 मैंने आपको बताया, अंतिम, कवि, अफसर और चिड़िया। ठीक इसी तरीके से धरती रोई, पत्थर वाला, प्रेम का बलिदान, नई मस्जिद, लाजवंती, देव मंदिर के लिए भूमि, ये जितने व्यंग्य हैं वो सारे व्यंग्य यहाँ पर आप देखें, ये पूरा PDF है। इसके अलावा परिक्रमा, जो पहला संग्रह है, इनका पहला व्यंग्य संग्रह परिक्रमा है,
परिक्रमा में संकलित रचनाएं कौन कौन सी है, व्यंग कौन कौन सा है, तो पिन है, विशेषज्ञ है, छिलके है, ढक्कन का 2 शब्द, कविता और नगर सेविका, प्रेम और जूते, कालिंजर के शासक, श्रृंगार के बाद, नवगीत और नवनीत और कटाच, आन गांव के सिद्ध। तो आप देखेंगे ये सारे के सारे व्यंग इसमें जो संकलित हैं वो मैंने दे दिया। ये PDF भी अभी आपको वीडियो के बाद भेज दे रहे हैं, इसे भी आप देख लीजिएगा, जिससे इसमें जितने भी संकलित हैं वो आपको मिल जाएंगे। जीप पर सवार इल्लियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर आप देखें, एक संख्य विन कुतुबनुमा, सरकार का जादू, जीप पर सवार इल्लियाँ, अमूर्त कला और सुस्वागतम, एक मिनी भ्रष्टाचार, ये जितने हैं ये सब इसमें संकलित हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ में झरता नीम शाश्वत थीम, मैंने अभी आपको बताया कि राह किनारे बैठ, राह किनारे बैठ जो व्यंग संग्रह है, राह किनारे बैठ व्यंग संग्रह, राह किनारे बैठ, राह किनारे बैठ व्यंग संग्रह में पहला है शाश्वत झरता नीम शाश्वत थीम, एक ठिठुरते हुए दिन की डायरी, एक सफल वर्ष का लेखा जोखा, सितार सुनने की पोशाक। तो ये सब आप देखें, ये सब इसमें संकलित है। टोटल 28 है। अंतिम है पराये पत्रों की सुगंध, जो मैंने आपको बताया कि राह किनारे बैठ व्यंग संग्रह में 28 व्यंग संकलित है, वो 28 व्यंग ये है, जिसमें अंतिम है पराये पत्रों की सुगंध। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर जो भी शरद जोशी के व्यंग है वो मैंने दिया, उनके महत्वपूर्ण कथन मैंने आपको बताया। 36 मिनट में ये लेक्चर आपका हुआ। अगर आप भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो 80 52 58 4 004 इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और 28 जनवरी को MPPSC की परीक्षा है, 28 जनवरी 2024। तब तक बहुत आराम से आप अपने कोर्स को सारी यूनिट 10 यूनिट तक कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जो बैच चल रहा है वो 25 सितंबर से शुरू हुआ है, जिसमें आप देखेंगे हिंदी भाषा का विकास कराएगा, जो हो गया वो आपको मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जो कि सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो UGC नेट के लिए हो, चाहे MPPSC के लिए हो, RPSC के लिए हो या UPPSC के लिए हो, सभी के लिए कॉमन है। काव्य शास्त्र सभी के लिए कॉमन है। हाँ, जब कविता की इकाई आएगी तो MP वालों के लिए अलग होगा, UP वालों के लिए अलग होगा, UGC नेट वालों के लिए अलग होगा। यानी आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी चीज़ें लगी हैं एक एक करके आपको कराई जाएंगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे। आप ज़रूर इस पर संपर्क करें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें।